नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुइस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा लैंडफॉर्म और उनके एवोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये देखेंगे कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं और वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कभी आइलैंड देखने को मिलेगा, माउंटेन, हिल, वैलीज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक बार मैं बता दूं, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म होता है ना, ये नेचुरल और फिजिकल फीचर्स होता है अर्थ सरफेस का। कहीं आप देखोगे कि टेरेन देखने को मिलता है, फिर लार्ज स्केल में माउंटेन्स या फिर प्लेन्स देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें हम स्मॉल फीचर्स में, तो आप देखोगे हिल्स, वैलीज, आइलैंड्स, ठीक है, या फिर सैंड ड्यून्स। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो आखिर ये बनते कैसे हैं, इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि ये बनते हैं आपके जियोमॉर्फिक एजेंट से। ठीक है, जिसमें आप वेदरिंग या फिर एजोन, इरोजन, डेनुडेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़े होंगे पहले वाले वीडियो में। फिर देखे होंगे आपकी कई जगह एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं, उनकी वजह से भी बनते हैं। फिर कह रहे हैं लैंडफॉर्म और स्मॉल फीचर्स। ठीक है, बहुत से लैंडफॉर्म मिलके लैंडस्केप बनाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं लैंडफॉर्म्स हैव अ डिफरेंट शेप, साइज, मटेरियल। ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइज के, मटेरियल से बनते हैं। फिर कह रहा है कि ये ना टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। आप देखोगे यूथ एज में कुछ और, मैच्योर में कुछ और फिर ओल्ड स्टेज में आते आते कुछ और साइज के या फिर कुछ और शेप के हो जाते हैं। जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है, जो देखो जो लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर कह रहा है लैंडफॉर्म स्टडीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चर, प्रोसेस, इरोजन, डिपोजिशन। तो इन सब चीज़ों को ये लैंडफॉर्म में हमें एक्सप्लेन करने को मिलता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? अब देखो, जो रॉक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें आप देखोगे फोल्ड बनता है, फॉल्ट, ज्वाइन, फ्रैक्चर, या फिर हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड होता है। अब देखो, जैसे रॉक्स की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो इरोजन धीरे धीरे होगा, सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है तो इरोजन तेजी के साथ होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर आप देखोगे कि सी लेवल की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है इरोजन को। आप देखोगे ना, जब सी वेव्स आते हैं तो श्वैश बोलते हैं, फिर जब वापस जाते हैं तो बैक वॉश बोला जाता है उनको। जब बहुत तेजी से श्वैश होगा तो डिपोजिशन करेगी, और बहुत तेजी से बैक वॉश होगा तो वो इरोजन करेगी। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंड मासेस, कि टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है लैंड मासेस में। अगर नहीं होती है तो वो देखोगे कम उसमें फोर्स लगता है आपस में। फिर उन आप देखोगे कन्वर्जेंट फोर्सेस, डाइवर्जेंट फोर्सेस, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं या फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिखाते हैं। फिर दूसरा है आपका रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर कह रहा है कि ह्यूमिड एरिया में आप देखोगे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, और इसीलिए वहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है इरोजनल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, दो तरह के कंपोनेंट बताए हैं रनिंग वाटर के। एक होता है आपके ओवरलैंड फ्लो, और दूसरा होता है आपका लीनियर फ्लो। ओवरलैंड फ्लो क्या होगा? ओवरलैंड फ्लो आपका होगा लैंड के ऊपर जब वाटर बहता है। ठीक है, जब लैंड के ऊपर वाटर बहेगा या फिर फ्लो होगा, तो वो क्या करता है, आपका शीट इरोजन करता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लैंड है, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आ रहा है वाटर, ठीक है, फ्लो करके। तो ऊपर की जो भी लेयर होगी ना, एक कोई पतली सी थिन लेयर होगी, उसको ये पूरा शीट की तरह इरोड कर देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शीट इरोजन। कह रहे हैं अगर हम बात करें इस इरोजनल फीचर्स का, तो आप देखोगे कि जब रिवर्स या फिर ये वाटर अपने यूथ स्टेज में होता है या फिर अपर कोर्सेस में होता है, तो सबसे ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वहीं डिपोजिशनल फीचर्स कब होता है इसका? जब ये अपने ओल्ड स्टेज में रिवर्स आती है। आप देखते रहोगे कि रिवर जब भी पहाड़ से निकलती है तो बहुत हैवी रोड करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टेप स्लोप भी होता है, और रिवर्स अपने यंग या फिर यूथ एज में होती है, तो इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जब ये प्लेन्स एरिया में आ जाती है तो वहाँ डिपोजिशनल एक्टिविटी काम करती है। फिर कह रहा है वही कि स्टीप स्लोप होने की वजह से इरोजनल एजेंट, या फिर जेंटल स्लोप होने की वजह से डिपोजिशनल एजेंट काम करते हैं। इरोजनल एक्टिविटीज में आप देखो,
कि यहाँ पे वर्टिकल इरोजन होता है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल वर्टिकली यहाँ पे इरोजन होता है। वहीं जब ये अपने यूथ स्टेज में आती है, सॉरी, जब अपने मेच्योर स्टेज में आती है तो लेटरल इरोजन आप देखोगे, लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल इस तरह से मियंडरिंग करती है, तो इस तरह से लेटरल हॉरिजॉन्टल इरोजन या फिर डिपोजिशन देखने को मिलता है। ओवरलैंड फ्लो वही है जब वाटर आपका लैंड के बिल्कुल ऊपर से फ्लो करता है। फिर इसके बाद वही रिवर का यूथ स्टेज बताया है। यूथ स्टेज में देखो बहुत लेस स्टीम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं होती, वहाँ पे वी शेप की वैली बनती है, गॉर्ज बनता है, ठीक है। फिर वाटरफॉल होता है। वहीं जब अपने मेच्योर स्टेज में आती है तो क्या देखने को मिलता है हमें, मियंडर्स देखने को मिलता है, ऑक्सबो लेक देखने को मिलता है। फिर लास्ट स्टेज में जाते जाते आप देखोगे डेल्टा बनाती है रिवर, ठीक है, रिवर बैंक के किनारे लेविस बन जाते हैं। तो ये सब ओल्ड स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप ये याद रखना कि यूथ स्टेज में कौन सा शेप बनता है, मेच्योर में कौन सा शेप बनता है, और ओल्ड स्टेज में कौन सा शेप देखने को हमें मिलता है। तो बेसिकली यही आपसे पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद आता है गॉर्ज और कैनियंस। अब देखो ये दो बहुत इरोजनल लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल है, तो हम देख लेते हैं कि गॉर्ज और लैंड कैनियन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। गॉर्ज आप देखोगे ये स्टिप लाइक साइड होता है, बहुत तीव्र ढाल होता है यहाँ पे। और वहीं कैनियन में भी आप देखोगे तीव्र ढाल होता है, बेसिकली दोनों रिवर्स के फॉर्मेशन से बनते हैं। कह रहा है जो गॉर्ज होता है ना ये नीचे से थोड़ा वाइड होता है और ऊपर देखोगे तो थोड़ा नैरो होता है, ऊपर पतला होगा नीचे चौड़ा होगा। बट वहीं आप अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल इक्वल होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा या फिर ऊपर बहुत ज़्यादा पतला होगा, ठीक है। ये इसकी बात करें तो लॉन्गर इन लेंथ होता है, बहुत लंबा होता है। इसकी बात करें तो बहुत शॉर्ट देखने को मिलता है। ये कह रहा है ग्रैंड हो गया, ये कहाँ ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलता है। वहीं इसकी बात करें तो सेमी एरिड, या फिर कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली ये सेमी एरिड एरिया में देखने को मिलेगा और ये आपकी ड्राई एरिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका वी शेप वैली। वी शेप वैली वही है जैसे मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, अब धीरे धीरे इसको काटते रहेगी। जब काटते रहेगी तो यहाँ पे कुछ वी शेप की ऐसी वैली बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं वी शेप वैली। इसमें आप देखो कि स्टिप साइड हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल तीव्र ढलान देखने को मिलता है, और ये वी शेप में होता है। यहाँ पे रिवर वर्टिकल इरोजन करती है, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल नीचे आती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इरोजन करती है। अब यहाँ पे देखो कि बहुत छोटे छोटे नैरो फ्लोर देखने को मिल जाएंगे इसके दोनों साइड, इधर भी देखने को मिल जाएंगे और इधर भी देखने को मिल जाएंगे। कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल सकता है कहाँ पे, माउंटेन्स एरिया में या फिर हिली एरिया में। फिर इसके बाद आता है आपका पोटहोल्स। पोटहोल्स क्या होता है, कह रहा है दे आर सर्कुलर डिप्रेशन। आप देखो यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर डिप्रेशन में है ना, ये बेसिकली पता है ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे वाटरफॉल होता है जस्ट उसके नीचे फ्लोर पे, जैसे मान लो यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है और जहाँ पे पानी जाके गिर रहा है वहाँ ये फ्लोर पे इस तरह के पॉटहोल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा बेसिकली होता क्या है, ऊपर से जब रॉक्स या फिर छोटे छोटे आप ग्रेवल्स देखोगे, जब पानी के साथ वाटरफॉल में बह के नीचे आता है तो यहाँ पे आके वो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, और इसी पॉटहोल्स में ना वो फिल हो जाता है। देखो यहाँ पे कह रहा है पेबल्स एंड बोल्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और वो आपस में ना रोटेट होने लगते हैं। रोटेट होने की वजह से वहाँ पे और डिप्रेशन करते रहते हैं और ये वाइडर करते रहते हैं और इसको डीप करते रहते हैं, ठीक है। कह रहे दे कीप वैली डिपेंड, और यहाँ की वैली को जो वो और गहरा बनाते रहते हैं। कैसे, जब ऊपर से धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर आते हैं, इसमें गिरते हैं और इसमें पानी की वजह से धीरे धीरे आपस में टकरा टकरा के रोटेट होके इसको और डीप बनाते रहते हैं, ठीक है। कह रहे एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल, वही एकदम वाटरफॉल के एकदम फुट पे ये देखने को मिलता है, जिसको हम पोर्टहोल्स कहते हैं, और ये फिर आगे चल के प्लंज पूल में बदल जाते हैं। इसके बाद फिर आपका प्लंज पूल है, वही कह रहा है ये भी कहाँ पाया जाता है, वाटरफॉल के बिल्कुल फुट पे। आप देखो ये एक बड़ा सा पत्थर है ना, जब सारे पोर्टहोल्स ऐसे डीप होके बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, प्लंज पूल, ठीक है। ये भी वाटरफॉल के फुट पे पाए जाते हैं और ये सॉफ्ट रॉक से बनते हैं। बेसिकली ऊपर का जब हार्ड रॉक इरोड हो जाता है तो बेसिकली नीचे का बिल्कुल सॉफ्ट रॉक ही बचता है, और उसी की वजह से ये प्लंज पूल बनते हैं। दे आर बिलो एट द लेवल ऑफ रिवर बेड,
ये जो रिवर बेड है, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर रिवर फ्लो कर रही है, तो ये रिवर बेड के नीचे पाए जाते हैं प्लंज पूल। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मियंडरिंग। अब देखो मियंडरिंग को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ऐसे समझ लो, जो जब रिवर अपने मेच्योर स्टेज में आती है, और अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया में आती है रिवर, तो वहां पे आप देखोगे अपने ही आसपास प्लेन एरिया में देख सकते हो कि रिवर ना बिल्कुल सीधा नहीं बहती, ऐसे 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 घूम के मियंडरिंग करते हुए बहती है। तो इसी को हम बोलते हैं मियंडरिंग करना, जब रिवर अपने मेच्योर स्टेज में होती है। और इसमें किस किस चीज का फॉर्मेशन करती है, इसमें ये बनाती है आपकी ऑक्सबो लेक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑक्सबो लेक बनाती है। ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ये आपकी क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। और आप देखोगे कि इसमें दो तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपका कन्वर्जेंट, और सॉरी, एक मिलेगा आपका कॉनकेव और दूसरा मिलेगा कॉन्वेक्स। ठीक है। तो एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, पे रेड ले लेता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने बनाया है यहाँ पे ना, ये जो अंदर वाला सरफेस है ना, इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। कॉनकेव क्यों? क्योंकि केव गुफा की तरह दिख रहा है ना, तो इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, कॉन्वेक्स साइड हो गई। तो कॉनकेव में ये इरोजन करती है और डिपोजिशन कहाँ करती है, कॉन्वेक्स की साइड में। तो आप बिल्कुल इसको याद रखोगे। ठीक है। ये फ्लड प्लेन एरिया में देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है आपका रिवर टेरेस। इसमें देखोगे कि वाटर किसी पीक फ्लो पे बहता रहता है, और धीरे धीरे वो एरिया अपना शिफ्ट करता रहता है। जैसे मान लो ये कोई है, इस पे वाटर बह रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, और धीरे धीरे यहाँ से फ्लो कर रही है, धीरे धीरे ये रिवर क्या करेगी, यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगी। तो एक तरह से टेरेस बन जाता है यहाँ पे, धीरे धीरे ऐसे ना, बिल्कुल आप देखोगे स्टेप टाइप का टेरेस बन जाएगा। रिवर अपना कोर्स बदलती रहती है। ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रो हाइड्रोलॉजिकल रिजिम जब इसका चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो इस तरह की वजह से होता है। या फिर कभी कभी आप देखोगे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट भी हो जाता है। जैसे ये लैंड है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो वहां से रिवर का डायरेक्शन, जो फ्लो करने का डायरेक्शन है, वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है आपका एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन कह रहा है ये मेड अप ऑफ एलुवियल स्वेल से बनता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो, खादर में और बांगर में, ये दो चीज हम पढ़े होंगे ना। खादर कहाँ मिलता है, बिल्कुल रिवर के बैंक के पास मिलता है। जैसे मान लो रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, तो रिवर के जो किनारा होता है उसको हम बैंक बोलते हैं रिवर का। तो बिल्कुल इसके पास मिलता है खादर एल्यूमिनियम। वहीं बांगर की अगर बात करें, तो ये थोड़ा रिवर एरिया से दूर मिलता है। जैसे मान लो यहाँ के जो प्लेन्स एरिया है, तो वहाँ पे बांगर मिलते हैं। कह रहे दे आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल है। आप भी जानते होंगे कि नॉर्दर्न प्लेन कितना फर्टाइल है, और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत हैवी पॉपुलेशन रहती है। इसके बाद डेल्टा है। डेल्टा बेसिकली कब बनता है, जब रिवर्स अपने ओल्ड स्टेज में जाती है। तो आप देखोगे कि रिवर्स में जितने सैंड, सॉल्ट या फिर सिल्ट, ये सारी चीजें जो मटेरियल्स होती हैं, वो अपने साथ अगर डिपॉजिट नहीं कर पाती है प्लेन्स एरिया में, तो ये ले जाके बिल्कुल जब ओशन से मिलती है, तो वहां पे डिपॉजिट करती है। अब बहुत तरह के डेल्टा होते हैं। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगुलर शेप में ही हो हमेशा। आप देखे होंगे कभी कैस्केड डेल्टा देखने को मिलते हैं, फिर और भी बहुत टाइप के डेल्टास देखने को मिलते हैं, बर्ड फूट डेल्टा हो गया। तो इस तरह के डेल्टा देखने को मिलते हैं, बट बेसिकली ये ट्रायंगुलर शेप में पाए जाते हैं कहीं भी। ठीक है, इसीलिए बोला है कि ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ये एलुवियल स्वेल के फाइन मटेरियल से बनते हैं। और इसमें देखोगे कि अब सब देखो, पहले क्या होता है ना, कि रिवर्स में जो बड़े बड़े कोर्स होते हैं, पहले वो डिपॉजिट होते हैं, और उसके बाद से जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद वो जाके डिपॉजिट होते हैं। तो डेल्टा में इसी तरह से फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल ये रिवर के माउथ पे देखने को मिलता है। जैसे रिवर आके यहाँ डिपॉजिट हो रही, यहाँ पे ओशन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे समझ लो ओशन है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सबको डिपॉजिट करेगी। तो वही कह रहा है कि रिवर के माउथ पे देखने को मिलता है। अच्छा, डेल्टा ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, आप देखोगे ना उसमें अल्फा बीटा गामा, फिर तो वही वाला डेल्टा है ये। यहाँ पे इसकी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है रिवर्स की।
कोई स्ट्रीम है इधर से फ्लो करेगी, कोई स्ट्रीम इधर से, फिर कोई इधर से, इस तरह से देखने को मिलेगा हमको। ठीक है। अब इसके बाद गंगेटिक प्लेन को देखते हैं। कह रहा है गंगेटिक प्लेन बेसिकली रिवर से डिपोजिशन होके बना हुआ है। आप देखोगे ना कि यहाँ बहुत से रिवर गई हैं और उसी की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ, बट बेसिकली मेन रिवर्स कौन सी है, वो है आपकी गंगा, इसीलिए हम इस रीजन को गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे कि बिग बॉर्डर्स डिपॉजिट होते हैं, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं पहले वो डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद से जो फाइन मटेरियल्स होते हैं जो बहुत दूर से अपनी रिवर साथ लेके आती रहती है, सिल्ट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, फिर वो डिपॉजिट होते हैं, तब जाके ये गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें हमेशा एक्टिव फ्लड प्लेन देखोगे तो वो रिवर के पास में देखने को मिलेगा, और जो इनएक्टिव फ्लड एरिया होता है वो थोड़ा रिवर से दूर देखने को मिलता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, रिवर यहाँ फ्लड कर रही है, फ्लो कर रही है, तो जो भी फ्लड आएगा वो रिवर के बैंक के आसपास में आएगा, उसको हम एक्टिव फ्लड प्लेन बोलेंगे, क्योंकि हमेशा वहाँ फ्लड आते ही रहता है जनरली। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन उसको बोलते हैं जो थोड़ा दूर होता है, जो हाँ कभी कभी फ्लड आती है, तो इसलिए उसको इनएक्टिव बोल रहा है। और कह रहा है कि वो रिवर के बैंक से थोड़ा दूर पे एरिया वो पाया जाता है। फिर कह रहा है द फ्लड प्लेन इन डेल्टास आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन। जो डेल्टा के एरिया में फ्लड प्लेन आता है उसको हम डेल्टा प्लेन्स बोलते हैं। फिर इसके बाद है आपका नेचुरल लिविज। अब नेचुरल लिविज क्या होता है, जैसे देखो ये रिवर आपकी फ्लो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लो कर रही है, और यहाँ देखो कुछ फाइन पार्टिकल्स जमा कर रही है अपने बैंक पे, बिल्कुल एकदम किनारे ये फाइन पार्टिकल्स जमा करते जा रही है। और ये रिवर का बेड है जहाँ पे ये फ्लो कर रही है, मेन बेड है। यहाँ पे किनारे किनारे कुछ सिल्ट डिपॉजिट कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं लेवीज। समझ में आ गया। तो बेसिकली जो रिवर के जस्ट बैंक पे ये अपना सिल्ट या फिर जो भी अपने साथ मटेरियल्स लाई रहती है उसको डिपॉजिट करती है, तो उसी को हम लेवीज बोलते हैं। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स बार के बारे में। पॉइंट्स बार को मिएंडर बार भी कहा जाता है, और कह रहा है ये आप ना जो लार्ज रिवर होती है उनके कॉन्वेक्स साइड के पास आसपास में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको मिएंडर बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो यहाँ बताने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लो कि इसमें ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो रिवर्स आ रही है यहाँ से ऐसे फ्लो करते करते जा रही है, आने वाले समय में क्या होगा, ये रिवर्स यहाँ से मुड़ के ना बल्कि सीधा फ्लो करके इसको अपने स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगी। तो ये वाला जो एरिया बच गया, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। इसी आप देखोगे ऑक्स के ऊपर ऐसे कुबड़ निकला होता है ना, तो वहीं से इसको लिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। ठीक है। ये कॉन्वेक्स साइड आपका ये वाला हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, और कॉनकेव साइड आपका अंदर वाला हो गया, यहाँ पे आपकी रिवर्स इरोड करती रहती है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा ऑक्सबो लेक में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये रिवर्स बेड है, यहाँ से रिवर बह रही है, तो क्या होता है ना कि रिवर्स के बेड पे धीरे धीरे आपके कंकड़ पत्थर बोल्डर्स जमा होते रह जाते हैं। तो इस तरह से ना ये कोर्स मटेरियल जब जमा होते हैं सेंट्रल बार में, तो एक टीला बना लेते हैं यहाँ पे, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स वाटर होता है इसका फ्लो का डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल सीधा ना बह के बिल्कुल अब किनारे से बहने लगता है यहाँ से। तो किनारे से बहने की वजह से क्या होता है ना कि वैली भी थोड़ा वाइड हो जाती है, और किनारे किनारे अब बीच में डिपोजिशन ना होने की वजह से अब जब रिवर्स का स्ट्रीम यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इधर कहीं डिपोजिशन एरिया भी इसका बढ़ जाएगा, इधर डिपॉजिट होने लगेगा। इसमें आप देखोगे कि बीच में ऐसे छोटे छोटे और ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं, तो यहाँ पे आइलैंड बन जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर में आप देखोगे कि मजोरी आइलैंड है जो सबसे बड़ा रिवर्स आइलैंड माना जाता है, तो उसी तरह से कुछ इसका फॉर्मेशन होता है, और किनारे किनारे डिपॉजिट होने की वजह से हम इसको लेटरल बार्स कहते हैं, जब हॉरिजॉन्टली डिपोजिशन होता है। कह रहे हैं रिवर्स यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल चैनल्स में ब्रेक वो फ्लो करने लगती हैं, कोई किसी को जगह मिला वाटर यहाँ से, फिर यहाँ से, इधर से, इधर से, तो एक रिवर ना होगी बल्कि यहाँ से बहुत सारी इसकी स्ट्रीम फ्लो करने हो लगती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। इसके बाद आता है आपका कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली उस रीजन को कहते हैं जहाँ लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट रीजन मिलते हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या फिर चूना पत्थर वाले प्रदेश में हम इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कैसे बनते हैं, ग्राउंड वाटर के एक्शन से, सॉल्यूशन
और डिपोजिशन। देखो यहाँ पे ना जैसे मान लो ये चूना पत्थर वाले रीजन्स हैं, और यहाँ पे जब वाटर फ्लो कर रहा है ऊपर से, तो वो एक तरह से सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और जो ये चूना पत्थर है ये सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। तो वही जब आपस में घुल जाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कई तरह की लैंडफॉर्म डेवलप होती हैं, जिसमें आप देखोगे केव हो गया, सिंक होल हो गया, इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। कह रहा है नेम्ड आफ्टर कास्ट रीजन। अब देखो जो यूरोप के पास में ना बाल्कन रीजन पड़ता है, वहीं से इसको इस वर्ड टर्मिनोलॉजी को लिया गया है, कास्ट रीजन को, जो कि आपकी एड्रियाटिक सी के बिल्कुल पास में पड़ता है। इसके बाद आता है आपका सिंक होल। सिंक होल बेसिकली इसी कास्ट ओरिजिन का एक लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म फीचर्स लैंड फॉर्म है। तो इसको देखते हैं। अब देखो सिंक होल में ना आप देखो कि इस तरह से, देखो सिंक सिंक मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे धसा हुआ जैसे हम लोग के घर में सिंक लगा होता है ना, तो उसी तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर है, फनल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कह रहा है ना, फनल शेप में ये सिंक होल देखने को मिलता है हमें। डिप्रेशन होता है, बिल्कुल धसा हुआ होता है, ये कास्ट रीजन में हमको देखने को मिलता है, जिसमें आप देखोगे दो लाइन जो ये देखो जैसे मान लो ऐसे बहुत से गड्ढे देखने को हमें हमें मिलेंगे, ठीक है। और जब ये गड्ढे कैसे बनते कैसे हैं, जब ऊपर से वाटर आता है तो जहां जहां लाइमस्टोन्स होते हैं वो ऐसे घुल जाते हैं, और घुल के ये जो वाटर होता है वो नीचे आपका एक तरह से गटर टाइप में बह के चला जाता है। तो जहां जहां लाइमस्टोन होंगे वो गड्ढे बन जाते हैं, और यही गड्ढे जब धस जाते हैं और तो उसको हम डोलाइन कहते हैं, ठीक है। जब ये सिंक होल कोलैप्स कर जाता है, धस जाता है, तो उसको हम डोलाइन बोलते हैं। कह रहे वाटर इंटर्स इनटू सिंक होल, इसी सिंक होल से वाटर अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड ये फ्लो करते हुए आगे चला जाता है। तो बस बेसिकली इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बाकी का जो भी कुछ बचा हुआ है इसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।